सभी का स्वागत है। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वह कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का यूनिट नंबर 2 है, जो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स की बात करता है, जिसमें 2 सब टॉपिक है, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल, फेडरल एंड यूनिटरी। यानी बात करें कि एक तरफ संसदीय और अध्यक्षीय जो राजनीतिक प्रणाली है, पॉलिटिकल सिस्टम है, वह क्या है। दूसरी तरफ जो फेडरल, जिसे संघीय बोलते हैं हम, और यूनिटरी, एकात्मक व्यवस्था, ये किस प्रकार की व्यवस्था है। इन 4 व्यवस्थाओं का हमें अध्ययन करना है इस यूनिट के अंतर्गत। देखिए, जो स्टार्टिंग है वो इस टर्म्स को आपको एक क्लियर होना चाहिए कि पॉलिटिकल सिस्टम होता क्या है। देखिए, पॉलिटिकल सिस्टम सोशल सिस्टम का एक सबसेट है, ठीक है। और इसके अंदर हम बात करते हैं कि वहां पे जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज किस तरीके से होती है, कि एक देश के अंदर शासन जो प्रणाली है वो किस प्रकार की है, किस प्रकार की शासन प्रणाली पाई जाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया के अंदर बात करूं तो हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की ओर अग्रसर है, या फिर हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी अपना रखा है। दूसरी ओर हमारे जो संविधान है, जो कि फेडरलिज्म का कहीं पे भी जिक्र नहीं है, मगर एक फेडरल स्ट्रक्चर के तहत स्टेट और राज्यों के बीच में कार्यों का विभाजन है, फंड का विभाजन है, दायित्व का विभाजन है। तो हम इस यूनिट के तहत हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि जो विश्व के अंदर किस किस प्रकार के पॉलिटिकल सिस्टम्स है, कि वहां की जो राजनीतिक प्रणाली है वो कौन कौन सी है, और जो समकालीन राजनीति के अंतर्गत कितने प्रकार की राजनीतिक प्रणाली है। देखिए, यहाँ पे 4 तरीके की राजनीतिक प्रणालियों की बात करी गई है, और भी हो सकती है। हमारा जो सिलेबस है उसकी दृष्टि से ये 4 प्रणाली हमें पढ़नी है। एक है संसदीय, अध्यक्षीय, संघीय और एकात्मक। अब देखिए, जो फर्स्ट यूनिट में अगर हम थोड़ा सा याद करें तो हमने फर्स्ट यूनिट में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में समझा कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है क्या, कैसे ये आया, इसकी क्या क्या फीचर्स है, क्यों जरूरी है, इसका ओरिजिन कहाँ से है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक बार दोबारा से रिकलेक्ट करिए कि देखिए, जो पॉलिटिकल साइंस है उसके अंदर बहुत सारे सब फील्ड है, यानी बहुत सारी शाखाएं हैं। एक शाखा जो पॉलिटिकल थ्योरी है, जो आमतौर पर आप सब फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं, क्योंकि ये आपका बेस होता है पॉलिटिकल साइंस। फिर उसके बाद थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में बताया जाता है, कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर यही समझाने की कोशिश करी जाती है कि कैसे हम जो विश्व के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम्स है वो किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, वो किस तरीके से अपने आप को अपडेट रखते हैं, अपने आप को मैनेज करते हैं, किस तरीके की व्यवस्था अपने आप में वो क्रियान्वित रखते हैं। और जो तीसरा फील्ड है वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो जो आपको लगभग ये आपको फोर्थ या फिफ्थ सेमेस्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो जो आज हम बात कर रहे हैं वो पॉलिटिकल सिस्टम के तहत कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, जो कि मैंने यहां पे क्या लिखा है कि डील्स विथ इंपेरिकल क्वेश्चंस एंड इंटरेक्शन विद इन पॉलिटिकल सिस्टम, कि जो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर किस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है, क्या क्या इंपेरिकल क्वेश्चंस है, कि ये सिस्टम ऐसे कैसे चल रहा है, ये वाला इस तरीके से क्यों अपना रखा है। उन क्वेश्चंस को समझना, उन चीजों के बारे में ज्ञान अर्जित करना कि कैसे जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम है
वो किस तरीके से अपने आप को बनाए रखता है या जीवित रखता है। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं पॉलिटिकल सिस्टम की, तो देखिए पॉलिटिकल सिस्टम का अगर हम डेफिनेशन करें तो हम पॉलिटिकल सिस्टम को एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट या स्कोप के अंदर हम समझ सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा एक व्यापक दायरे को शामिल करती है, क्योंकि यह समाज के भीतर संपूर्ण राजनीतिक गतिविधियां कि एक समाज है। जैसे मैंने बोला है कि पॉलिटिकल सिस्टम को हम कई बार बोलते हैं कि उस देश की राजनीतिक प्रणाली कैसी है, राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, राजनीतिक संरचना कैसी है, राजनीतिक व्यवस्था कह सकते हैं, संरचना भी कई बार इसको बोल दिया जाता है। तो इस दायरे के अंदर हमें पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन करना होगा कि समाज के भीतर संपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करती है, डायरेक्ट्स अटेंशन टू द एंटायरिटी ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी। जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी है किसी समाज के अंदर, उन सबको अपने अंदर समाहित करती है, जितनी भी राजनीतिक क्रियाएं, रिगार्डलेस ऑफ देयर लोकेशन विद इन द सोशल स्ट्रक्चर। और ये मैं किसके रेफरेंस से बता रहा हूं? आलमंड एंड पॉवेल के। तो कई बार हम जो राजनीतिक व्यवस्था जिसको हम पॉलिटिकल सिस्टम ही बोलते हैं, संरचना पॉलिटिकल सिस्टम ही बोलते हैं, तो इसी से संबंधित जो सेकंड यूनिट है कि क्लासिफिकेशन कैसे करा जाए, किस 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 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं समाज के अंदर, देश के अंदर, विदेश के अंदर। तो इस यूनिट का जो उद्देश्य है, हमें इन चार व्यवस्थाओं का ज्ञान अर्जित करना है। इन चार, 1 2 3 4, इनकी क्या क्या फीचर्स, क्या क्या खामियां हैं, कौन सी व्यवस्था किस देश में है और किस व्यवस्था की क्या अच्छाई है, बुराई है, उन चीजों को समझना, उन आर्ग्यूमेंट्स को समझना कि इंडिया ने क्यों प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्यों नहीं अपनाया, क्यों हमारा संविधान यूनियन ऑफ इंडिया की बात करता है, फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात नहीं करता है। बट जहां तक हम देखते हैं कि हमारा जो संविधान है वो फेडरलिज्म या फेडरल वर्ड यूज करते हुए नहीं, बल्कि फेडरल के प्रिंसिपल्स को अपनाते हुए यूनियन ऑफ इंडिया की बात कर रहा है या फिर यूनियन ऑफ स्टेट्स के अपने आप को संदर्भित करता है। तो इसी दौर में जो सबसे पहला जो फॉर्म है जो पॉलिटिकल सिस्टम का या क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम का, वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। अब देखिए ये जो शब्द है पार्लियामेंट्री, संसदीय व्यवस्था, ये संसदीय लोकतंत्र, आप भारत के अंदर जो व्यवस्था अपनाई गई है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी अपनाया। कैसे? कि देखिए इसमें है क्या कि यह एक ऐसा सिस्टम है, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हैविंग रियल एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है, रियल एग्जीक्यूटिव पावर vested in cabinet composed of member of legislature who are individually and collectively responsible to the legislature। अब देखिए ये जो पार्लियामेंट्री जो व्यवस्था है यानी संसदीय जो व्यवस्था है, इसके अंदर ये बात कर रहे हैं कि जो सत्ता है, जो पावर है, जो शक्ति है, जो पावर है वो किसके पास है? कैबिनेट के पास है। और कैबिनेट क्या है? कैबिनेट लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट में जो चुने हुए लोग हैं शासन करने के लिए, उनको कैबिनेट बोला गया है। और ये जो कैबिनेट है ये तानाशाह नहीं है, ये पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर के प्रति क्या है? उत्तरदायी है, और साथ ही साथ ये जनता के प्रति भी उत्तरदायी है। कई बार क्वेश्चन में इसलिए भी पूछ लिया जाता है कि भारत एक लोकतंत्र है, किस लिए?
वह इसलिए कि जो जिनके पास सत्ता है, जिनके पास पावर है, वो सीधा पार्लियामेंट के प्रति जिम्मेदार है। और पार्लियामेंट क्या है? वो लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर क्या है कि सारी जो पावर है, पॉलिटिकल पावर, वो किसके हाथ में होती है? वो कैबिनेट के हाथ में होती है। रियल एग्जीक्यूटिव पावर, ये जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर है, यानी नीति बनाना, कौन सा काम करना, किस बारे में क्या करना, वो सब जो पावर है वो किसके पास होती है? कैबिनेट के पास, जिसे मंत्रिमंडल कहा जाता है। और ये जो मंत्रिमंडल है, जो कैबिनेट है, ये किसकी? संसद के प्रति जिम्मेदार होती है। और संसद क्या है? ये लोगों का ही तो प्रतिनिधित्व है वहां, यहाँ पे ये लोगों की ही तो प्रतिनिधि है संसद के अंदर। और इस व्यवस्था के अंदर क्या होता है कि मे हैव प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड बाय लेजिस्लेचर। हो सकता है कि कोई प्रधानमंत्री चुना जाए विधायिका के द्वारा। तो आप सबने देखा होगा भारतीय व्यवस्था में कि हम सब एमपीज को इलेक्ट करते हैं, मैं यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो। और जो ये एमपी है, ये जब सदन में पहुंचते हैं तो जो फॉर्म होता है गवर्नमेंट, वहां पर फॉर्म होता है, ये एमपीज वोट करते हैं। और फिर एक उसके लीडर को चुना जाता है, सरकार के लीडर, वो मंत्रिमंडल बनाता है। और मंत्रिमंडल के पास सारी पावर होती है। तो पार्लियामेंट्री या संसदीय व्यवस्था यह होती है। इसी व्यवस्था को अगर हम दूसरे शब्दों में रखें तो किस तरीके से रखा जाता है? अ पॉलिटिकल सिस्टम इन विच लेजिस्लेचर सेलेक्ट्स द गवर्नमेंट, कि एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली या एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसके अंदर सदन या संसद या विधायिका सरकार का गठन करती है। ये सिर्फ सरकार का जो गठन है वो कहाँ हो रहा है? लेजिस्लेचर के अंदर हो रहा है। और उसका जो हेड है, या तो हम उसको प्राइम मिनिस्टर कह देंगे, या प्रीमियर कह देंगे, या चांसलर कह देंगे, किसी भी तरीके से, उसके साथ कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो मंत्रिमंडल हुआ। तो अगर इसको एग्जाम्पल से समझे तो इस तरीके से समझिए। देखिए, मोटा मोटी मान के चलते हैं कि एमपी का लोकसभा का इलेक्शन हुआ, ठीक है, आप सबने वोट दिया, और पूरे भारत में ये मान के चलिए कि 545 सीटें हैं या 543 सीटें। आप सभी ने सदन के अंदर 543 सीटें, 43 लोगों को भेज दिया। अब यहाँ पे जो हमने जिन प्रतिनिधियों को भेजा है, अब इसके अंदर एक ऐसी व्यवस्था होगी कि नाम रखे जाएंगे, या फिर अपने आप को सबसे आगे करा जाएगा कि मैं ये मेरे पास इतने लोगों का समर्थन है, मेरे पास इतने लोगों की बहुमत है, और मैं सरकार बनाना चाहता हूँ। उसको वह सिद्ध करना होगा, उसके बाद वो अपनी सरकार बनाएगा और अपने मंत्रिमंडल का गठन करेगा। तो इस व्यवस्था के अंदर क्या है कि एक तरह से डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कैसे डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी? कि देखिए, यहीं पे तो गवर्नमेंट को फॉर्म हुआ है, जो सरकार बनी है वो यहाँ बनी है। तो जो सरकार होगी किसके प्रति उत्तरदायी होगी? पार्लियामेंट के प्रति। और दूसरी तरफ सरकार के अंदर भी तो एमपी ही तो है, जो सरकार जिन्होंने सरकार बनाई है, चाहे पीएम है, तो वो भी तो एक एमपी ही है, तो वो लोगों के प्रति भी उत्तरदायी होगा। तो डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है इस व्यवस्था के अंदर। कि आर्टिकल 75 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का थर्ड पॉइंट, जो थर्ड सेक्शन है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल, यानी लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होंगे जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। अब और क्या है, देखिए, मान लीजिए कि किसी भी पार्टी के पास तो पार्लियामेंट के अंदर ही सरकार बनाई जा सकती है और सरकार को बर्खास्त करा जाता है,
यानी अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, नो कॉन्फिडेंस यानी अविश्वास प्रस्ताव, इसका अर्थ यह होता है कि ये सदन आपके अंदर विश्वास नहीं देखता है या फिर विश्वास की कमी है, या अपने आप को आप सिद्ध करिए कि आपके पास इतने एमपीज का समर्थन है तो आप सरकार में रह सकते हैं। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो सरकार गिर जाती है। तो सरकार का बनना और गिरना कहाँ? पार्लियामेंट में। अब देखिए यहाँ पे यह समझिए कि देखिए जो पॉलिटिकल सिस्टम है, या फिर इसको हम अगर गवर्नमेंट बोले, कि गवर्नमेंट आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर रिलेशनशिप, कि देखिए सरकार किस तरीके की है इसका पता लगाना हमें एक ही चीज से है कि वहां पे जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, यानी जो सरकार जो नीति कोई भी फैसला लेगी कि क्या होना चाहिए, ठीक है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, जिसे हम पार्लियामेंट बोलते हैं, लेजिस्लेचर यानी सरकार और संसद, इन दोनों के बीच में कैसा संबंध है। अगर मान लीजिए कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है एकदम से रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर के प्रति, तो ये कौन सी व्यवस्था हो जाएगी? ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये व्यवस्था कैसे हो जाएगी? सरकार का संसदीय स्वरूप वाली व्यवस्था हो जाएगी, कि जो कैबिनेट है यानी जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल है कहाँ, किसके प्रति? लेजिस्लेचर के प्रति। और जो हम बात करें कंट्रीज की कि जहां पे जो पार्लियामेंट्री यानी संसदीय व्यवस्था लागू है या अपनाई जाती है, वो है ब्रिटेन प्रमुखता से, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। अब देखिए जो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है ना, इसमें जो एग्जीक्यूटिव है यानी कार्यपालिका, जो कार्यपालिका है वो दो तरीके की होती है। एक तो रियल वाली कार्यपालिका यानी जो कार्य करती है, और एक होती है नॉमिनल जो केवल स्टैंप के लिए काम आती है। जैसे फॉर एग्जांपल भारत के अंदर देखिए, भारत के अंदर जितना भी कार्य है प्रधानमंत्री करता है, मगर जितना भी कार्य होता है उसमें जो नाम होता है वो राष्ट्रपति का होता है। ठीक है, तो एक होता है रियल एग्जीक्यूटिव और एक होता है नॉमिनल। रियल एग्जीक्यूटिव यानी जो वही व्यक्ति जो काम कर रहा है, और दूसरा जो है वो है वही वास्तविक यानी, और जो दूसरा है वो केवल नाम मात्र का, कि देखिए सारा काम कर रहे हैं मगर जो नाम है वो राष्ट्रपति का, तो नॉमिनल यानी नाम मात्र का। तो ऐसी व्यवस्था देखने को मिलती है। अब देखिए यूके में भी आप देखेंगे, ब्रिटेन में अगर देखेंगे तो यही व्यवस्था है। वहां पे जो किंग और क्वीन है वो क्या है? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव या नॉमिनल हेड है, और बाकी जो कार्य है वो पार्लियामेंट कर। इसके अंदर जो मिनिस्टर्स है यानी जो मंत्रिमंडल है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर, वो लेजिस्लेचर के द्वारा चुने जाते हैं, और वो अकाउंटेबल है अपने एक्शंस के लिए लेजिस्लेचर के अंदर। और मैंने जैसे बताया शुरू में कि ये इसमें डुअल अकाउंटेबिलिटी आता है। एक तो लेजिस्लेचर के प्रति आप तो जिम्मेदार हो ही हो, दूसरी ओर आप जनता के प्रति भी जिम्मेदार हो। और जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो जब भी तक सरकार में रह सकता है जब तक उसे सदन में बहुमत प्राप्त। अगर सदन में उसके बहुमत चला गया तो उसकी सरकार चली जाएगी। और आप देखेंगे कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ यानी संसदीय व्यवस्था है, इसके अंदर क्या है कि सरकार को हर नीति को पास कराना, जैसे फॉर एग्जांपल कितना खर्च करना है तो बजट को पास कराना होगा। तो एक तरीके से जो रिलेशनशिप है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का और लेजिस्लेचर का बहुत घनिष्ठ हो जाता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर। अब हम बात करते हैं कि फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या है, या संसदीय सरकार की विशेषता क्या है। तो देखिए जो
अभी हम अगर हमने इस कॉन्सेप्ट को अगर हमने ठीक से समझा तो हम बोल सकते हैं कि जो सबसे पहला फीचर है वो यह है कि जो राज्य का प्रमुख है वो नाम मात्र शक्तियों का प्रयोग करता है। हेड ऑफ द स्टेट एक्सरसाइजेस नॉमिनल पावर्स, यानी देखिए इसके अंदर क्या होता है कि काम कोई और व्यक्ति कर रहा है और नाम किसी और का होता है। जैसे भारत के अंदर प्रधानमंत्री काम कर रहा है राष्ट्रपति के नाम से, और जो रियल एग्जीक्यूटिव है वही सारे एक्शंस को परफॉर्म करता है, नीति निर्माण करता है, यानी जो वास्तविक जो कार्यपालिका है वही सारे काम है, और नॉमिनल जो कार्यपालिका है वो केवल उसके नाम या उसके बिहाफ पे काम हो रहा होता है। तो दो तरीके की, एक तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और एक तरह से एक एक्चुअल एग्जीक्यूटिव। इसके बाद ये है कि जो रियल पावर है वो कहाँ पे होती है, एग्जीक्यूटिव के पास होती है, यानी प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, कैबिनेट के पास होती है, एक्चुअल हेड ऑफ द गवर्नमेंट के पास होती है। और नॉमिनल के पास केवल नाम होता है और वो एक्सरसाइज नहीं करता है पावर, और जितने भी कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री करता है और राष्ट्रपति की मोहर लेता है उस काम के। तो एक तो ये सबसे पहला हो जाता है कि हेड ऑफ द स्टेट एक्सरसाइजेस नॉमिनल पावर, कि उसके पास केवल नाम मात्र की शक्तियों का प्रयोग करता है जो हेड ऑफ द स्टेट है। पहला पॉइंट। संसदीय शासन व्यवस्था की दूसरी जो विशेषता है वो ये है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सामूहिक जिम्मेदारी, कि जो व्यवस्था है यह इस सिद्धांत पर टिकी रहती है कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे एक तरीके से, यानी कैबिनेट सदस्य जितने भी निर्णय लेते हैं वो सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं। किसके प्रति? संसद के भी प्रति और जनता के भी प्रति। जितने भी निर्णय लिए गए हैं वो जनता के प्रति और संसद के प्रति जिम्मेदार होते हैं। यानी जब एक बार जो कैबिनेट है उसने अगर कोई निर्णय ले लिया तो जितने भी मंत्री हैं वो सब उसका समर्थन करने के बाध्य हो जाएंगे। और मान लीजिए अगर कोई किसी भी मिनिस्टर या फिर किसी के खिलाफ अगर कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो गया तो वो पूरी कैबिनेट के खिलाफ माना जाता है। यानी वन फॉर ऑल फॉर वन। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सामूहिक जिम्मेदारी, दूसरा महत्वपूर्ण घटक। जो तीसरा घटक है वो है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए मैंने जैसे शुरू में ही बताया कि डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देखिए मिनिस्टर्स इन पार्लियामेंट्री सिस्टम आर नॉट ओनली कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट बट ऑल्सो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट ऑफ देयर मिनिस्ट्री। कि यानी देखिए कलेक्टिवली तो है रिस्पॉन्सिबल, मगर जो उसे मंत्रालय मिला है उसकी कंडक्ट के लिए वो व्यक्तिगत भी जिम्मेदार है, यानी वो बच नहीं सकता है। यानी जो मंत्रालय अगर किसी व्यक्ति को दिया गया है तो उसमें किस तरीके का कंडक्ट है, किस तरीके की जिम्मेदारी है, उस व्यक्ति की भी जिम्मेदारी वहां पे सुनिश्चित होती है। मान लीजिए पार्लियामेंट में कोई रेल मिनिस्ट्री से कोई क्वेश्चन है तो वो व्यक्ति जो है, जो रेल मिनिस्टर है, वो व्यक्ति उसका आंसर देगा। अब ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि कोई भी जवाब देगा, नहीं, वो मिनिस्टर का व्यक्ति, वो मिनिस्टर जवाब देगा। और देखिए जो मैंने आर्टिकल दिखाया था, आर्टिकल 75 के तहत भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही है। लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट यानी लोकसभा के अंदर।
और मान लीजिए उसके मंत्रालय में कुछ ठीक नहीं हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, बहुत सारी चीजें ठीक, तो उस मंत्रालय के मंत्री से हम सब इस्तीफा भी मांग सकते हैं। और देखिए अगर इसमें देखना है तो जैसे 1956 में रेल दुर्घटना के बाद जो लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए इस्तीफा दे दिया था, वो व्यक्तिगत जिम्मेदारी का भाव प्रकट करता है। यह एक एग्जाम्पल है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो चौथी जो विशेषता है पार्लियामेंट्री सिस्टम की, वो है स्पष्ट एवं स्थिर बहुमत, क्लियर एंड स्टेबल मेजॉरिटी। अब देखिए जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, इसके अंदर जैसे हमने देखा कि जो गवर्नमेंट है वो कहाँ पे फॉर्म हो रही है, लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट में, यानी संसद के अंदर सरकार बन रही है। अब देखिए सरकार वही बना सकती है जिस पार्टी के पास जो मेजॉरिटी हो, यानी मान लीजिए कि एक बहुमत है वो उसे प्राप्त हो, जो भी हाउस का मैंडेट है। अगर वो कोई पार्टी उस बहुमत को प्राप्त कर लेती है, वो सरकार अपनी बना सकती है, सरकार का गठन कर सकती है। तो देखिए पहला पॉइंट यही है कि संसदीय प्रणाली में शासन का संचालन उस पार्टी या गठबंधन द्वारा किया जाता है जिसके पास विधायिका में स्पष्ट और स्थिर बहुमत हो। अब मान लीजिए 272 या इससे ज्यादा स्पष्ट और स्थिर बहुमत, यानी कई बार ऐसा होता है कि कोई उधर चला जाता है, कोई इधर आ जाता है, नहीं, स्थिर बहुमत होना चाहिए। और दूसरी ओर देखिए जब हमने बात करा था कि जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है यानी हेड ऑफ द स्टेट है, वो क्या करता है, वो जिस पार्टी के पास या जिस गठबंधन के पास जो बहुमत है, जो मेजॉरिटी है, उसको इनवाइट करता है कि आप सरकार बनाइए और प्राइम मिनिस्टर बनिए उसके मुखिया को। फिर उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपने मंत्रिमंडल का गठन करता है और जो हेड ऑफ द स्टेट है वो उसे अपॉइंट करता है, यानी सेलेक्ट कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर करेगा, अपॉइंट कौन करेगा, हेड ऑफ द स्टेट। क्योंकि देखिए जो सारा काम है वो हेड ऑफ द स्टेट के नाम पे हो रहा है, कि प्रधानमंत्री भी जितना भी काम कर रहे हैं भारत के अंदर, उसमें नाम राष्ट्रपति का ही आ रहा है। और मंत्री जब तक मंत्री रह सकता है जब तक उसे प्रधानमंत्री की सहमति मिली हो, जो पार्लियामेंट है वो उसमें विश्वास जताती हो, जब तक वो अपना मंत्री बना रह सकता है। जो पांचवा जो फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का या पॉलिटिकल सिस्टम का, वो ये है कि एक पॉलिटिकल होमोजेनिटी पाई जाती है, यानी एक राजनीतिक समरूपता या एक रूपता पाई जाती है। देखिए इसके अंदर जो पार्टी जिसको बहुमत मिला हुआ है, जिसको भी संसद के अंदर बहुमत मिला हुआ है, उसमें जो पीएम है वो उस पार्टी के लीडर्स को ही, जो एक पार्टी है जिसको बहुमत प्राप्त है, उसी में से ज्यादातर लोगों को वो मंत्री बनाता है। ठीक है। और बहुत रेयर चांसेस होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो किसी और मेंबर को, जो उसकी पार्टी के अलावा कोई और मेंबर को बनाता है। मगर अगर हम देखें वर्तमान सरकार में देखें जो एनडीए की सरकार है, उसके अंदर जो विदेश मंत्रालय है वो एक जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स थे उनको मंत्री बनाया गया है एनडीए गवर्नमेंट के अंदर। तो ज्यादातर चांसेस क्या होता है कि जिस पार्टी की सरकार है उसी पार्टी के मंत्री बनते हैं। तो एक जो पॉलिटिकल होमोजेनिटी, एक राजनीतिक समरूपता पाई जाती है, एक रूपता पाई जाती है, कि जब ये समरूपता बनती है तो जितने भी फैसले हैं, जो क्रिया करने का जो काम करना है, वो सब, या फिर कोई नीति निर्माण करना, उन सब में एक सामंजस्यता आती है, यानी एक हार्मोनियस फंक्शनिंग होती है। क्योंकि कोई भी एक तरह से इंट्रा पार्टी विरोध होता है जो कि बहुत माइनर होता है। जो मान लीजिए एक पार्टी है उसके अंदर जो विरोध है वो क्या है, बहुत सूक्ष्म होता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, एक पर्टिकुलर
टारगेट के लिए वो सब काम कर रहे होते हैं। तो जो कन्फ्लिक्ट होता है वो बहुत मिनिमम होता है। अगर कोई दूसरी पार्टी का होगा मंत्री, तो वो, और जो वर्तमान पार्टी जो सरकार में है, और इन दोनों के बीच में क्लैश होगा, तो जो विरोध है वो भी कम है। और अगर हम बात करें भारत में, देखिए भारत में 2014 से पहले, जो कि हम सब देख सकते हैं कि गठबंधन की सरकार है, 2014 के बाद भी एनडीए गठबंधन की ही सरकार बनी है, ठीक है। नो डाउट बीजेपी को 19 वाले में क्लियर मेजोरिटी मिला है, मगर हम देख रहे हैं कि गठबंधन की ही सरकार चला रहा है, जो कि हम बोलते हैं एनडीए 2 है ये गवर्नमेंट। मगर यहाँ पे ये समझना है कि देखिए ये जो कंट्रीज हैं, जैसे फ्रांस हो गया, इंडिया हो गया, यहाँ पे क्या है, एक तरह से मल्टी पार्टी सिस्टम है कि बहुत सारी पार्टी है, और बहुत सारी पार्टियों में प्रॉब्लम ये हो जाता है कि कोई एक पार्टी जो है वो बहुमत प्राप्त नहीं कर पाती, वो अपने आप में सरकार नहीं बना पाती है। तो एक ये परेशानी भी आती है मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर, कि जो पार्लियामेंट, जो कि ये जो पार्लियामेंट है, इसके अंदर हमें कैसे मेजोरिटी प्राप्त करनी है। और कई बार जब कोएलिशन की गवर्नमेंट होती है तो कई बार वो बहुत पूरे 5 साल भी कंप्लीट नहीं कर पाती, वो पहले ही बर्खास्त हो जाती है या फिर बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती। तो क्लासेस भी बहुत होते हैं, और कोएलिशन में यही होता है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट काम करती है, एक फ्री होकर काम नहीं कर पाती। अगर किसी एक राजनीतिक पार्टी को बहुमत नहीं प्राप्त है, तो अगर प्राप्त है तो वो एकदम फ्री फ्लो में काम कर सकती है। इसी में अगर हम इस पॉइंट को समझे कि जो कोएलिशन गवर्नमेंट है, यानी जो गठबंधन की सरकार है, वो क्या करती है, वो विभिन्न दलों को एक साझा एक कॉमन स्पेस पे लेके आती है, एक ऐसी जगह लेके आती है जहाँ पे वो आपस में मिलजुल कर पावर को शेयर कर सके, सहयोग कर सकते हैं, साझा सत्ता चला सकते हैं, मिलकर शासन कर सकते हैं। तो कोएलिशन गवर्नमेंट ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करती है। इसके बाद जो छठा जो गुण है वो है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। देखिए कई जगह, कई देशों में प्रधानमंत्री वर्ड यूज करा जाता है, कई जगह इधर चांसलर यूज करा जाता है, कई जगह प्रीमियर भी वर्ड यूज करा जाता है। तो हमारे जो भारत के अंदर वो प्राइम मिनिस्टर वर्ड हम यूज करते हैं, यानी प्रधानमंत्री। देखिए जो कैबिनेट सिस्टम है, यानी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रोल है वो प्राइम मिनिस्टर का होता है पूरी मंत्रिमंडल के अंदर, क्योंकि वो मंत्रिमंडल का एक तरह से मुखिया है। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो क्या होता है कि जो पार्लियामेंट है हमारी, उसके अंदर जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त है उसका मुखिया होता है एक तरीके से, और वही प्रधानमंत्री बनता है या बन सकता है। और जो जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही सिलेक्ट करेगा, और हेड ऑफ द स्टेट जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, यानी नाम मात्र का कार्यपालिका है, उसको अप्रूव करेगी। और ये जो पावर है, किस मंत्री को बनाए रखना है, किसको हटाना है, ये सारी जो पावर है ये प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है। और वही एक तरह से नाम प्रस्तुत करता है राष्ट्रपति के सामने, या फिर जो हेड ऑफ द स्टेट है उसको, कि इस मंत्री को हटाया जाए, ये मंत्री लाया जाए। ये एक तरह से जो राष्ट्रपति है, यानी जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, उसका जो एडवाइजर है वो आपका प्राइम मिनिस्टर होता है, या फिर उसी की एडवाइस पे ही काम करता है। और अगर हम भारत के अंदर देखें तो आर्टिकल जो 78 है, 78 जो अनुसूची है, उसके तहत जो भारत के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर है वो जितने भी डिसीजंस को लेता है उसके बारे में जो हेड ऑफ द स्टेट है उसको इन्फॉर्म करता है, और वो एक तरह से चीफ स्पोक पर्सन भी होता है गवर्नमेंट का, यानी मुखिया है, तो वही जवाबदेही भी उसी की रहती है। दूसरा, अगर किसी प्रकार से कोई डेथ हो जाती है, रेजिग्नेशन होती है, तो मंत्रिमंडल भी एक तरह से समाप्त हो जाती है, या फिर जो पार्टी है उसको दोबारा से अपना बहुमत स्पष्ट करना होगा। जो लास्ट जो फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, वो ये है कि सीक्रेसी ऑफ प्रोसीजर्स, कि जो जितनी भी प्रक्रिया होगी उसकी गोपनीयता होगी,
आप सब देखते होंगे कि जब मंत्री बनते हैं तो जब कार्यभार संभालने से पहले जो शपथ होती है वो गोपनीयता की होती है, और पक्षपात नहीं करने की होती है, और एक सीक्रेसी मेंटेन करने की होती है। तो ये सभी फीचर्स थे, विशेषताएं थी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, पॉलिटिकल सिस्टम की। अब हम बात करते हैं जो संसदीय प्रणाली है उसके क्या क्या गुण हैं, मेरिट्स क्या क्या हैं। देखिए, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम है उसके गुण के तौर पे अगर हम देखें तो एक हम सभी को यही स्पष्ट होता है कि जो पार्लियामेंट है यानी लेजिस्लेचर या संसद, उसके बीच और जो एग्जीक्यूटिव यानी जो कार्यपालिका है, दोनों के बीच में एक सहयोगात्मक संबंध हमें प्रस्तुत होता है। कि हम सबको दिखता है कि सरकार की विधायिका और कार्यकारी शाखा यानी कार्यपालिका के बीच एक सद्भाव दिखता है, एक संयोग दिखता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे हमने देखा, केस देखा, पीएम कैसे एक तरह से नेम्स को नॉमिनेट करता है कि ये सिलेक्ट करता है ये मंत्री होगा, और जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, जो कार्यपालिका है, जो उसे अप्रूव करेगी। ठीक है, तो पहला जो गुण है वो क्या है? लेजिस्लेचर यानी संसद और कार्यपालिका के बीच सद्भाव और संयोग। और जो दूसरा जो गुण है वो ये है कि इस व्यवस्था के अंदर जो लेजिस्लेचर है उसके अंदर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी सरकार का गठन होता है, और प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स सब इसी के अंदर ही चुने जाते हैं। और ये जितने भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो सब किसके प्रति उत्तरदायी हैं? पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी सबसे पहले हैं, उसके बाद वो लोगों के बीच में उत्तरदायी हैं। और अगर मान लीजिए कोई पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी है तो एक तरह से वो लोगों के प्रति ही उत्तरदायी है, क्योंकि यहाँ पे कौन लोग बैठे हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी आप सबके ही रिप्रेजेंटेटिव। तो जो सरकार है जब वो पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह है तो वो आपके प्रति भी जवाबदेह है। और जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक लीडर के तौर पे, जो कि दोनों एक तो सदन के अंदर भी लीडर, दूसरा वो कैबिनेट का भी मुखिया, और एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और हम देखते हैं कि ये जो घनिष्ठ जो संबंध है यानी कार्यपालिका और विधायिका के बीच, इससे फायदा क्या होता है कि कोई भी बिल है उसे एक्ट बनने में ज्यादा कठिनाइयां नहीं आती, यानी कोई भी विधेयक को कानून बनने में ज्यादा कठिनाइयां नहीं आती, आराम से जल्दी ही कोई ना काम जल्दी होता है एक तरीके से। और इन दोनों के बीच में जो घनिष्ठ संबंध है यानी संसद और कार्यपालिका के बीच में, इससे क्या होता है? सरकार आराम से अपना काम कर सकती है, पार्लियामेंट अपना आराम से काम कर सकती है। जैसा कि बताया कि जो कैबिनेट है वो जो गवर्नमेंट है वो किसके प्रति जिम्मेदार है? पार्लियामेंट के प्रति। जितनी भी नीतियां बनेगी, जितना भी वो प्रशासन करेगी, उस सब के लिए वो कहाँ अकाउंटेबल है? पार्लियामेंट के अंदर। और सरकार किस तरीके के एक्शंस ले रही है, मतलब किस तरीके से रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश कर रही है, किस तरीके से व्यवहार कर रही है, किस तरीके की नीति बना रही है, वो सब के लिए वो संसद के प्रति जवाबदेह है। उसे अपनी पारदर्शिता को सुनिश्चित करना होगा संसद के प्रति, क्योंकि हमने देखा है कि संसद के अंदर ही सरकार का गठन हो रहा है। और संसद के पास भी ऐसे मैकेनिज्म, ऐसे टूल्स हैं जिससे वो सरकार पे कंट्रोल कर सकती है। तो कौन कौन से टूल्स हो गए? जैसे सेंसर मोशन हो गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, ठीक है, अडजॉर्नमेंट मोशन हो गया। तो ये सब जो प्रस्ताव है, जैसे निंदा प्रस्ताव हो गया, स्थानांतरण प्रस्ताव हो गया, अविश्वास प्रस्ताव हो गया, ये सब प्रस्ताव के माध्यम से सरकार, जो पार्लियामेंट है वो सरकार पे क्या करती है? कंट्रोल करती है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल करती है। जो पार्लियामेंट है वो जितने भी मिनिस्टर्स हैं, प्रधानमंत्री है, उन सब से क्वेश्चन पूछ सकती है उनके कार्य को लेकर। तो इस तरीके से
जो पार्लियामेंट है और जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है यानी जो सरकार है, उनके बीच में संबंध रहता है। एक तरह से जो जनता की जो मांग है वो पार्लियामेंट में आती है और पार्लियामेंट के माध्यम से सरकार को उसके प्रति नीति बनाने या फिर उसके और कार्य करने की दिशा सुनिश्चित होती है या फिर मिलती है। और जैसे हमने देखा कि पार्लियामेंट के पास बहुत सारी चेक एंड बैलेंसेस है, यानी वो किस तरीके से सरकार को कंट्रोल कर सकती है, एक तरह से जवाबदेही उसकी सुनिश्चित कर सकती है। इस तरीके के मैकेनिज्म होते हैं पार्लियामेंट के पास। कि अगर आप सब नाम देखेंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, यानी पार्लियामेंट का सबसे बड़ा रोल है वो चेक एंड बैलेंस, कंट्रोल करना, सरकार का निर्माण करना, सरकार को हटाना, मंत्री को बनाए रखना, मंत्री को हटाना, ये सारा का सारा काम पार्लियामेंट के अंदर ही होता है। इसीलिए पार्लियामेंट की महत्वता है, इसीलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इसको कहा जाता है। और अगर हम डीमेरिट्स की बात करें यानी खामियां की बात करें जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम में, तो देखिए सबसे पहली जो खामी है वो है सेपरेशन ऑफ पावर की। जो प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है यानी शक्तियों का पृथक्कीकरण, सेपरेशन ऑफ पावर, इसका उल्लंघन करता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? लेजिस्लेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी सरकार को अपनी सरकार बनाए रखने के लिए वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जो सेपरेशन है वो सेपरेशन नहीं है। और जो आलोचक है वो ये बोलते हैं कि देखिए नो डाउट यहाँ पे हम देखते हैं कि जो संसद है और जो कार्यपालिका है उसके बीच में, तो दोनों के बीच में अच्छा संबंध रहता है, घनिष्ठ संबंध है, एकदम एकदम सामंजस्य पूर्वक है। मगर यहाँ पे दिक्कत यह है कि यहाँ पे ये जो संबंध है उसका जो पैसा चुकाना पड़ता है वो इफिशियंसी को चुकाना पड़ता है, यानी दक्षता को चुकाना पड़ता है। यानी सिस्टम स्लो हो जाता है, दक्षता कई बार नहीं आ पाती है। और कई बार हमने देखा है कि कई बार टिरनिकल भी हो जाता है, यानी अत्याचारी या फिर तानाशाह भी बनने की ओर अग्रसर हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो पार्लियामेंट है, जिस पार्टी का नेता जिसको ज्यादा वोट मिले हैं और वो पीएम बन गया, पहली बात तो वो ये जो हाउस है उसमें सबसे ज्यादा लोग जिसके समर्थन है पीएम, वो एक नेता तो ये हो गया। दूसरी ओर जब वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में आता है, जो प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो एक और दूसरा, तो यानी पार्लियामेंट में भी पावर और एग्जीक्यूटिव जो बाहर भी पावर। तो हम देखते हैं कि ये एक व्यक्ति के हाथ में आने से क्या होता है? तानाशाही की ओर भी अग्रसर होता है। कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विधायी और कार्यकारी शक्ति का एक व्यक्ति में संकेंद्रण के परिणाम स्वरूप अत्याचारी कानून पारित हो सकते हैं। तो आप सब देखते होंगे कि जो इंडिया में जो ड्रैकोनियन लॉज है जिससे लोगों की जीवन स्तर प्रभावित होता है, वो भी कई बार पास हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सरकार पार्लियामेंट में भी है और वो एग्जीक्यूटिव में भी है। और जो चौथी जो खामी है वो ये है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के अंदर कि ये कई बार सरकार बनाने के लिए पार्लियामेंट के ऊपर निर्भर रहते हैं और कई बार पार्टीज को पूरा बहुमत नहीं मिलता, कोएलिशन बनाते हैं, कोएलिशन टूटता है, तो इससे क्या होता है? एक अनस्टेबल भी गवर्नमेंट रहती है कई बार। और जो मैंने बताया कि ये रिस्क रहता है कि कोई डिक्टेटरशिप में ना बदल जाए जो मुखिया है, ये भी चांसेस बने रहते हैं। पर इस सिस्टम को जो कैबिनेट से गवर्नमेंट है इसको इस तरीके से भी आलोचना करा जाता है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो असक्षम होते हैं, इनसफिशिएंट होते हैं। एक तरफ वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी अपने क्षेत्र को प्रेजेंट करते हैं, दूसरी तरफ वो मंत्री भी होते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम है। ठीक है। और जो एग्जीक्यूटिव है उसका भी डिपेंडेंस किसकी ओर हो जाता है? लेजिस्लेचर की ओर हो जाता है, जिससे वो सबसर्विएंट हो जाता है। यानी जो एग्जीक्यूटिव है, जो कार्यपालिका है, वो किसके ऊपर निर्भर हो गई? विधायिका के ऊपर। तो उसके अधीन होने से जो उसका कार्य करने की क्षमता है या फिर वो एक तरह से पैरालाइज हो जाता है कई बार।
तो इस तौर पे भी, इसके खामियां के तौर पे भी हम इसको समझ सकते हैं इस व्यवस्था को। और जो सेकंड लास्ट है वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम्स आर कंसिडर अनस्टेबल अनसुटेबल। देखिए इमरजेंसी के लिए ये जो सिस्टम्स है बहुत स्लो होते हैं। मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई, कोई आपातकाल आ गया, तो उसमें जो नीति निर्माण है वो बहुत जल्दी चाहिए होता है, मगर इस व्यवस्था के अंदर जो नीति निर्माण है वो उसमें देरी आती है। जैसे जैसे मान लीजिए कोalition है, गवर्नमेंट किसी को पूरी सत्ता नहीं, बहुमत नहीं मिला, तो जो पॉलिसी है, जो सरकार की नीति है, वो हमेशा प्रभावित होती रहती है, क्योंकि नए लोग आते हैं, स्टेबल नहीं हो पाता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडिया का भी एग्जांपल लेते हो तो देखो बहुत टाइम के बाद अब कोई एक पर्टिकुलर मेजोरिटी में जो गवर्नमेंट आई, तो इससे फर्क पड़ता है, सरकार के कामकाज का फर्क पड़ता है। तो ये जो हमारा जो टॉपिक है, जो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को समझना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम को समझना, ये हमने कर लिया है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसको अध्यक्षीय राष्ट्रपतीय राजनीतिक प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ये जो सिस्टम है गवर्नमेंट का, इसके अंदर क्या है कि जो राष्ट्रपति है या प्रेसिडेंट है, उसको संवैधानिक तौर पे क्या है, वो इंडिपेंडेंट होता है। किससे? लेजिस्लेचर से। लेजिस्लेचर जो है, यानी जिसे पार्लियामेंट कह लीजिए या फिर संसद कह लीजिए या लेजिस्लेचर, और जो प्रेसिडेंट है वो एकदम सेपरेट है। ये अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा। तो क्या है कि अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द प्रेसिडेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर, कि लेजिस्लेचर यानी जो विधायिका है उससे एकदम स्वतंत्र है। जो दूसरा पॉइंट है वो है कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच एग्जिस्ट सेपरेटली फ्रॉम द लेजिस्लेचर, कि यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है, यानी जो प्रेसिडेंट, जो क्या है कि ये एग्जीक्यूटिव है, यानी जो भी काम काज करा जाएगा वो एग्जीक्यूटिव करेगा। ये किससे? इससे एकदम सेपरेट है। और ज्यादातर ये इसके प्रति जवाबदेह भी नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम जहां पे होता है, उसके अंदर क्या होता है कि पार्लियामेंट के अंदर सरकार का गठन होता है और सरकार समाप्त होती है और सरकार को कंट्रोल करा जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। मगर यहाँ पे क्या है कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो इससे एकदम सेपरेट होता है। ये इसको एक तरह से संवैधानिक तौर पे ये एक तरह से स्वतंत्र होता है लेजिस्लेचर से, और आम तौर पर वो जवाबदेह नहीं होता है। अब देखिए इस इमेज में, देखिए जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, इसमें लिखा है इन दिस द एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिसीज एक्ट एंड इट कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट। जो ये जो सिस्टम है इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनली ये इंडिपेंडेंट है। किससे? लेजिस्लेचर से। और इसे और नामों से भी जाना जाता है, ऑल्सो नॉन एज नॉन रिस्पॉन्सिबल और नॉन पार्लियामेंट्री और फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जो कि ये ज्यादातर यूएस में पाया जाता है, ब्राजील में है यही व्यवस्था, रसिया में है, श्रीलंका में है और भी अन्य देश में। सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है, जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों होता है। कुछ टाइम पहले एक ये न्यूज में था कि देखिए इसमें एक आपको जिस्ट मिलेगा कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, वो कैसा होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है ऑल द डेमोक्रेटिक पावर आर बीइंग सीज्ड बाय अ सेक्शन ऑफ पीपल, दिस माइट बी गोइंग ऑन फॉर अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि जब सारी पावर एक सेक्शन ऑफ पीपल के पास चली जाती है, यानी शक्ति किसी एक व्यक्ति या अध्यक्ष या राष्ट्रपति को चली जाती है,
तो वो जो सिस्टम होता है वो आपका प्रेसिडेंशियल हो गया। और अगर मैं बोलूं कि सारी जो शक्ति है वो पार्लियामेंट के पास चली जाती है, तो वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम हो गया। और अगर हम कंपेयर करके देखें तो देखिए, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, यानी पॉलिटिकल सिस्टम देखिए, इसमें क्या था, हमारे ड्यूअल एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका के दो दोहरे रोल थे। एक तो रियल जो काम करता है और एक जिसके नाम पे काम होता है। इधर क्या है, एक सिंगल एग्जीक्यूटिव है जिसे प्रेसिडेंट बोल सकते हैं, या फिर और भी कोई नाम दिया जाए, राष्ट्रपति बोल सकते हैं, कोई भी नाम दिया जा सकता है। और इसमें जो है मेजोरिटी पार्टी रूल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेचर का दोनों का जो इलेक्शन है वो अलग अलग होता है। यानी आपकी पार्लियामेंट का इलेक्शन अलग होगा और लेजिस्लेचर का इलेक्शन अलग होगा। इसमें क्या होता है कि पार्लियामेंट के लोगों को, रिप्रेजेंटेटिव एमपीज को चुना जाता है, और एमपीज वहां पे जाके गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं या गवर्नमेंट का समर्थन करते हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इधर क्या है, नॉन रिस्पॉन्सिबल, इधर किसी के प्रति, डायरेक्ट जनता के प्रति ये सब इनको वोट मिला होता है, तो ये पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। पॉलिटिकल होमोजेनिटी का जो पॉइंट हमने देखा कि एक राजनीतिक समरूपता होती है, सारे मिनिस्टर एक पार्टी से आ रहे होते हैं। दूसरा, मे नॉट एग्जिस्ट, जरूरी नहीं है कि पॉलिटिकल होमोजेनिटी हो। डुअल मेंबरशिप, इधर सिंगल मेंबरशिप होता है। डुअल मेंबरशिप किस सेंस में, एक तरफ तो वो सदन का भी नेता है और दूसरी तरफ वो गवर्नमेंट का भी नेता है। लीडर पीएम होता है, इधर क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, लोकसभा भंग होते ही ये भी खत्म हो जाता है, सरकार खत्म हो जाती है। इधर क्या है, नॉन डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। इधर जैसे मैंने बताया, इधर इलेक्शन अलग है, तो वो अपना लोकसभा अपना काम करती है, जो लोअर हाउस है जो भी है वो अपना अलग काम करेगी, ये अपना अलग काम करेगा। इधर वाइडर रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि देखिए लोग पार्लियामेंट में लोगों को जाते हैं, लोग चुनते हैं और लोगों की सरकार होती है। इधर नैरो रिप्रेजेंटेशन है, एक बार आपने किसी को वोट दे दिया, वो 5 साल के लिए आपका प्राइम मिनिस्टर बन गया और वो किसी के प्रति अकाउंटेबल नहीं है। इधर क्या है, अनस्टेबल होता है, क्योंकि जैसे हमने बताया कि कोएलिशन रहता है, गठबंधन की सरकार रहती है, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होता। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक स्टेबिलिटी आती है कि 5 साल के लिए, 4 साल के लिए अगर कोई प्रेसिडेंट बन गया तो एक स्टेबिलिटी है, क्योंकि कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। सेपरेशन ऑफ पावर होता है कि लेजिस्लेचर अपना काम करेगी और एग्जीक्यूटिव अपना काम करेगी। प्रिवेंट्स डेस्पोजिशन, मतलब यानी एक तरह से जो तानाशाही है उसको रोकता है कई बार। और ये क्या है कि कई बार लीड करता है, ऑटोक्रेसी को लीड करता है, कुलीन तंत्र को आगे बढ़ाता है। इधर क्या है, और आगे देखिए, जो इसमें जो गवर्नमेंट बाय अमेचर्स है, यानी जो पॉलिटिकल पार्टी के, जो इस भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर जो मंत्री बन जाते हैं जिनको कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं होता, तो उनकी सरकार होती है। इधर क्या है कि गवर्नमेंट बाय एक्सपर्ट, की हर डोमेन के लिए एक एक्सपर्ट होता है। और ये व्यवस्था जैसे इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम दिखता है, यूके में दिखता है, हेड पीएम होता है। और वही दूसरी ओर जो प्रेसिडेंशियल है वो आपका यूएसए हो गया, ब्राजील हो गया, और इधर जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है। और अगर हम देखिए अगर हम वर्ल्ड मैप को भी देखें, जो कि एक सर्वे ऑनलाइन मिला है, उसमें हम देख सकते हैं कि देखिए इंडिया हो गया, ये सब क्या है, पार्लियामेंट्री रिपब्लिक्स है। यानी जो हेड ऑफ द स्टेट है वो क्या है, एक तरह से नॉमिनल है, एक तरह से केवल सेरेमोनियल है, यानी कि केवल और केवल एक स्टंप के तौर पे काम करता है। और वहीं पे बाकी जो रशिया हो गया, ये सेमी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है। चाइना 1 पार्टी स्टेट है। जो यूएस है वो प्रेसिडेंशियल है। तो यूएस के इधर ज़्यादातर देशों में अगर हम देखें, ये इस कॉन्टिनेंट को अगर हम देखें, तो केवल एक कनाडा को छोड़ के और बाकी ये देशों को छोड़ के लगभग ज़्यादातर जो देश हैं वो क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अपना रखा है। और यहीं पे अगर हम यूरोप में देखें, तो यूरोप देखिए
जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोप के ज़्यादातर देशों में क्या है, हम देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पे व्यवस्था है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ रिपब्लिक्स है। फ्रांस को छोड़ दें, अब बाकी ज़्यादातर देशों को देखें तो यहाँ पे क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम है। और कई देशों में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, ठीक है। और ये रहा हमारा प्यारा भारत, इंडिया। अब हम बात करते हैं अध्यक्षीय सरकार की व्यवस्था, यानी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट या प्रेसिडेंशियल पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं। देखिए, जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, सेपरेशन ऑफ पावर, यानी SOP, सेपरेशन ऑफ पावर। हर किसी का कार्य अलग है और कोई भी दूसरा व्यक्ति दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करे। तो जो प्रिंसिपल है, जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है वो क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर, ये रहा। जिसका एम्फेसिस किस पे है कि एम्फेसाइजिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर, कि जो संसद है और जो कार्यपालिका है वो दोनों अलग है, वो अपना अपना काम करे। इस व्यवस्था के तहत जो एग्जीक्यूटिव है वो एकदम इंडिपेंडेंट है, वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। और वहीं अगर हमने दूसरी तरफ जो देखा था पार्लियामेंट्री में, उधर जो एग्जीक्यूटिव था वो जवाबदेह था किसके प्रति, संसद के प्रति। और इस व्यवस्था के तहत जो तीसरा जो इसी में पॉइंट है वो ये है कि जो प्रेसिडेंट है, जो हेड ऑफ द स्टेट है, वो डायरेक्टली इलेक्ट होता है जनता के द्वारा और उसका एक फिक्स टेन्योर होता है। और जो प्रेसिडेंट है वो जल्दी से हटाया नहीं जा सकता, यानी महाभियोग उसमें नहीं चलाया जा सकता। और अगर उसे इस प्रक्रिया से करना पड़ता है तो इसके लिए उसे एक स्पेशल प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। तो बहुत जटिल होता है उसको हटाना, एक बार कोई चुन गया तो चुन जाने के बाद। देखिए, एक थिंकर है गार्नर। गार्नर ने एक अपना बात रखा है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एग्जीक्यूटिव्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द लेजिस्लेचर इन टर्म्स ऑफ टेन्योर पॉलिसी गोल। कि जो गार्नर है वो ये बोलते हैं कि जो सरकार के जो राष्ट्रपति स्वरूप की विशेषता में क्या है कि कार्यकाल, नीति और लक्ष्य से एकदम विमुक्त है। जो एग्जीक्यूटिव है इन सब मामलों में एकदम से स्वतंत्र है। और ये जो व्यवस्था है यूनाइटेड स्टेट, ब्राजील और भी बहुत सारे देशों में पाई जाती है। उसके बाद अगर हम देखें, जैसे हमने देखा था कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है, एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है। इधर क्या है कि इधर केवल एक ही एग्जीक्यूटिव है, सिंगल एग्जीक्यूटिव है, और जो वो प्रेसिडेंट है और रियल जो सारी की सारी पावर है वो किसके पास में है, वो उस प्रेसिडेंट के पास में है। यहाँ पे पार्लियामेंट के पास नहीं, उस प्रेसिडेंट के पास है जो चुना गया है। अब देखिए, भारत के अंदर क्या है कि जो PM हो गया और उनके मंत्री परिषद होते हैं वो लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेते हैं। मगर जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम जहाँ पे होता है वहाँ पे जो प्रेसिडेंट और उसके मिनिस्टर्स है वो पार्टिसिपेट नहीं करते। जितनी भी लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स होती हैं, जितनी भी कार्यवाही होती है, वो सब पार्टिसिपेट नहीं करते। और एज दे आर नॉट मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर, वो लेजिस्लेचर के पार्ट भी नहीं होते। क्योंकि देखिए उधर क्या है कि सिस्टम अलग हो गया ना, कि वहां पे इलेक्शन तो हो रहे हैं, लेजिस्लेचर का इलेक्शन अलग हो गया, प्रेसिडेंट का इलेक्शन अलग हो गया, एक दूसरे के बीच में वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेजिस्लेचर अपना काम करे, यानी जो लोकसभा है या जो लोअर हाउस है उस देश की, वो अपना अलग काम करे, प्रेसिडेंट अपना अपना अलग काम करेगा। और जो एग्जीक्यूटिव पावर है, यानी जो नीति बनाना, नीति को लागू करना, ये सारा प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। आगे हम देखें कि देखिए जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट मिनिस्टर बेस्ड ऑन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी। कि इधर जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है, वो उन लोगों को या उन नेताओं को नियुक्त करता है जिनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी है, यानी जो प्रशासनिक प्रशिक्षण या क्षमता है उन व्यक्तियों को, यानी एक्सपर्ट्स को भी वो शामिल कर सकता है पब्लिक्स में से।
और जो मिनिस्टर्स है वो सारे के सारे अकाउंटेबल है किसके प्रति? प्रेसिडेंट के प्रति, क्योंकि वो चुना गया है जनता के द्वारा। ये जो जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं इस व्यवस्था के अंदर, उनका जो जितना भी वो जब तक रह सकते हैं जब तक प्रेसिडेंट का उनके ऊपर विश्वास बना रहे। मंत्री राष्ट्रपति के विवेक पर काम करता है और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति द्वारा उसे नियुक्त या बर्खास्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है, वही अपॉइंट करता है, वही उनको बर्खास्त करता है। अब देखिए जो ये जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है ना, इसमें हायरार्की है। अब देखिए इसमें कैसी हायरार्की है कि देखिए जो प्रेसिडेंट है ना, उसके नीचे ये सारे सबऑर्डिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है, और ये जो अकाउंटेबल है ये इसके प्रति अकाउंटेबल है। ये इनको हटा भी सकता है, नहीं भी हटा सकता। तो प्रेसिडेंट यहाँ पे बहुत पावरफुल होता है। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है, जैसे हमने देखा कि बहुत एकदम स्वतंत्र है। वो जो मंत्री परिषद है उसकी सलाह मान भी सकता है, उसको हटा भी सकता है, बदल भी सकता है। तो यहाँ पे जो पावर है वो सारी की सारी प्रेसिडेंट के पास आ जाती है। ये जो अध्यक्षीय यानी राष्ट्रपति व्यवस्था है, इसके अंदर कोई कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। जैसा कि हमने देखा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या था, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इधर जो मंत्री परिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी है? प्रेसिडेंट के प्रति। और प्रेसिडेंट किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। वो 5 साल के बाद या 4 साल के बाद जो इलेक्शन होगा वो जनता उसके कार्यों का मूल्यांकन करेगी और उसे चुनेगी या उसे हटाएगी। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो बहुत स्वतंत्र है। और जो हम देख सकते हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो ये प्राइम एग्जाम्पल है जहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट है या जो प्रेसिडेंसी है, जो ऑफिस है, वो मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल ऑफिस है। या ये कह सकते हैं कि जो यूएस है वो एक अच्छा मॉडल है प्रेसिडेंशियल सिस्टम का। और कई बार इसी तरीके से इसको रिगार्ड भी करा जाता है कि जो प्रेसिडेंट है, यूएस का प्रेसिडेंट है, उसके पास बहुत सारी शक्ति है और वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और अगर हम देखें जो प्रेसिडेंट के पास जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली यही बात है कि वो कांग्रेस के द्वारा, देखिए वहाँ की कांग्रेस से यहाँ पे मतलब है कि वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसको नाम दे रखा है कांग्रेस। यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा दे रखा है, वहाँ पे कांग्रेस जो लोअर वो दोनों हाउस का नाम। तो कांग्रेस की जो भी बिल्स हैं उस पे वीटो लगा सकता है, ठीक है। और जो वीटो है अगर उसको ओवरराइड करना होगा प्रेसिडेंट के, तो उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, जो प्रेसिडेंट जो कि बहुत कठिन हो जाता है। इतना पावरफुल होता है प्रेसिडेंट। तो देखिए इस व्यवस्था के अंदर यही हम सबको पता चलता है कि देखिए सेपरेशन ऑफ पावर भी है और एक तरह से इंडिपेंडेंस भी है अपने आप को, अपने कार्य को करने के लिए। कि प्रेसिडेंट के काम में कभी भी पार्लियामेंट या फिर जो कांग्रेस है वो कभी ऑब्स्टेकल नहीं क्रिएट करेगी, और वहीं पे जो प्रेसिडेंट है वो कांग्रेस के कार्य में कभी अड़चन नहीं आने देगा। देखिए जो यूएस के अंदर ना जो सेपरेशन ऑफ पावर है, जो कि accompanied बाय अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस टू लिमिट, कंट्रोल एंड डिफ्यूज पावर अमॉन्ग द 3 ब्रांचेस। कि देखिए जो सेपरेशन ऑफ पावर का यहाँ पे जो ज़्यादातर यही बोला जाता है कि ये क्या करता है, एक संतुलन पैदा करता है, एक चेक, मतलब यानी सही और संतुलन स्थिति पैदा करता है। कैसे कि ये शक्तियों के बीच को, शक्ति की सीमाओं को सीमित करता है कि इसका कार्य इतना है, उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना है, नियंत्रित करना है। अगर ये अपने कार्य से, जब मान लीजिए 3 है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, अगर ये अपने कार्य को ज़्यादा आगे वो करेगा कि तो ये इसको रोकेगा, चेक एंड बैलेंस। और अगर ये आगे बढ़ेगा तो ये इसको रोकेगा, फिर ये इसको रोकेगा। तो ऐसे ये चलता है। तो चेक एंड बैलेंस भी रहता है। तो जिससे चेक एंड बैलेंस से मतलब कि लिमिट करा जाता है, अगर कोई आगे जा रहा हो तो कंट्रोल करा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा, जस्ट एग्जांपल, कि ये वाला केस देखो, अगर मान लो कि जो प्रेसिडेंट है वो वीटो कर रहा है, यानी कांग्रेस के काम में हस्तक्षेप कर रहा है, कि किसी बिल को उसने वीटो कर दिया, तो इसने तो वीटो करा, इसने अपनी ज्यादा शक्ति का ज्यादा प्रयोग करा। तो सेम दूसरी ओर कांग्रेस 2/3 मेजोरिटी से इसके जो वीटो को
खत्म कर सकती है, ओवरराइड कर सकती है। तो यहाँ पे चेक एंड बैलेंस भी है कि किसी भी ब्रांच के पास, यानी एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर, कोई भी किसी को ओवरराइड ना करे, दोनों के बीच में एक हारमोनियस रिलेशन बने रहे। तीनों के बीच में एक हारमोनियस, कि हमें प्रगति करनी है, आगे बढ़ना है और एक अच्छा रिलेशनशिप बना रहे। तो ऐसी व्यवस्था की परिकल्पना की गई है इस सिस्टम के अंतर्गत। जैसे कि हमने देखा कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के तहत जो यूएस के प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर है, मगर वहीं पे हम देखते हैं कि जो यूएस के जो प्रेसिडेंट है उसके पावर पे कहीं ना कहीं रोक भी है। उसकी जो अधिकार है उसके भी सीमित है, कि जैसे वो कांग्रेस को भंग नहीं कर सकता, कांग्रेस की कार्रवाई में अड़चन पैदा नहीं कर सकता। केवल और केवल जो प्रेसिडेंट है वो केवल और केवल कुछ रिकमेंडेशंस भेज सकता है, यानी अनुशंसा कर सकता है कि इस पे कानून बनाया जाए। ठीक है। और जो बड़े बड़े नियुक्तियां होती है, जो मेजर फेडरल अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जो प्रेसिडेंट करता है, जिसके लिए सेनेट से उसे अप्रूवल लेना होता है। देखिए सेनेट, यहाँ पे देखिए, जो कि हम यूएस की बात कर रहे हैं, तो यूएस का देखिए, यूएस की जो पार्लियामेंट है उसे कांग्रेस कहा जाता है। ठीक है, कांग्रेस। अब देखिए जो कांग्रेस है वो 2 सदन है उसके अंदर। एक तो हो गया आपका एक तरह से लोअर हाउस कह लो, ठीक है। दूसरा आप कह लीजिए सीनेट, ठीक है, सीनेट। तो जो सीनेट है इसके अंदर क्या है, हर राज्य के 2 मेंबर रिप्रेजेंट करते हैं, एक तरह से राज्यसभा कह लो। तो जितने भी फेडरल अपॉइंटमेंट होती है, जो प्रेसिडेंट करता है, उसे सीनेट से अप्रूवल लेना पड़ता है। ठीक है, अप्रूव करता है। और कोई इंटरनेशनल ट्रीटी है अगर करी जाती है तो उसे साइन कराना पड़ता है प्रेसिडेंट को सीनेट से। ये देखिए जो जितना भी एक्सपेंडिचर्स है, वो जो युद्ध में जो खर्चा हुआ है, जितना भी पैसा एलोकेट करना है, वो किसके द्वारा करा जाएगा, सेनेट के द्वारा करा जाएगा। सेनेट यानी समझ रहे, राज्यसभा एक तरह से वहां का। और यहाँ पे यही हमें इस व्यवस्था के अंदर पता चल रहा है यूएस की, कि यहाँ पे देखिए कैसे रोल चेक एंड बैलेंस का है, कि कैसे सीनेट का रोल भी बढ़ जाता है, कि जो कि बोला जाता है कि प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल है, और वहीं पे देखते हैं कि कई जगह पे जो कांग्रेस है वहां पे उसका रोल भी देखने को मिलता है सीनेट के माध्यम से। अब अगर हम राष्ट्रपति सरकार यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पॉलिटिकल सिस्टम के अगर हम गुणों की चर्चा करें, तो देखिए जो सबसे पहला जो गुण है वो क्या है, इसकी स्टेबिलिटी है, यानी स्थिरता। कि इस प्रकार की शासन व्यवस्था के अंदर हमें स्थिरता दिखती है, कि हर 5 साल बाद या 4 साल बाद, क्योंकि देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम में क्या था, कोalition की गवर्नमेंट थी, कोई अपना समर्थन खींच लेता था, कोई समर्थन देता था। तो यहाँ पे एक जो सबसे मेजर ये है कि यहाँ पे एक स्टेबिलिटी रहती है। और देखिए और दूसरा इसी में क्या है कि जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड किससे होता है, लोगों के द्वारा होता है। उसका एक फिक्स टेन्योर होता है और उसे हटाया नहीं जा सकता अपने ऑफिस से। अगर उसे हटाना होता है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आना पड़ता है, जिसके लिए एक बहुत जटिल व्यवस्था है कि देखिए। और दूसरा क्या है कि जो प्रेसिडेंट है उसको अगर उसे हटाना है तो एक अलग स्पेशल प्रक्रिया, जिसे महाभियोग कहा जाता है, उसके माध्यम से बहुत बहुत टिपिकल हो जाता है, बहुत बहुत कठिन हो जाता है, बहुत जटिल प्रक्रिया है। और अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे भी देखिए, जिन कंट्रियों में ये व्यवस्था है जैसे यूएस, तो जो इम्पीचमेंट का जो केसेस है वो बहुत रेयर होता है। देखिए आरोप तो लग जाते हैं मगर इम्पीचमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। और ये जो इम्पीचमेंट है ये बहुत ही अति ही आपातकालीन परिस्थिति कह लीजिए, या बहुत कठिन परिस्थितियों में ही हो पाता है, क्योंकि अगर या तो कोई बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन वायलेंस है तभी इम्पीचमेंट हो सकता है, यानी कि कोई गंभीर संवैधानिक उल्लंघन कर दिया या फिर जो देश के खिलाफ चला गया, तब जाके इम्पीचमेंट ही कई बार लागू हो पाता है या
पास हो पाता है, नहीं तो वैसे आरोप ही लगते हैं। तो ये एक तरह से फिक्स टेनियर होता है। और ये जो व्यवस्था है जो कि स्टेबिलिटी उपलब्ध कराती है, यानी देश के अंदर एक स्थिरता लेके आती है, और इससे क्या है जो बाकी जो ऑर्गन्स हैं वो एक अच्छे तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से अपनी कार्य कर सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि आज तक के कोई भी इतिहास में यूएस की प्रेसिडेंट के ऊपर कभी भी ये इम्पीचमेंट पास नहीं हुआ है। अब देखिए जो जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, यानी जो अध्यक्षीय तंत्र है, इसके अंदर क्या है कि जो पॉलिसीज है ना, जो नीति बनती है वो क्या है, एक स्थिर रहती है। यानी एक सरकार की नीति और दूसरे सरकार की नीति में ज्यादा अंतर नहीं होता है। ठीक है, अगर अंतर होगा तो वहां पे क्या होगा, बिजनेस संभव नहीं है। यानी अब मान लीजिए कि भारत की नीति और एकदम से बदल जाए तो जो व्यापारी वर्ग है वो बहुत डरता है इस परिवर्तन से। तो ऐसी व्यवस्था में पैसा लगाता है जहाँ पे जो स्थिरता मिले। ठीक है, दूसरा क्या है कि जो रियल जो पावर है वो किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। वही अपने एडवाइजर्स को चुनता है, अपने मिनिस्टर्स को चुनता है, और अपनी कंट्री को एक विजन देता है, एक अपनी नीतियों को लागू करता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो बहुत पावरफुल अथॉरिटी होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, और वही एक विजन लेके चलता है कि हाँ देश को किस दिशा में लेके जाया जाए। और ज़्यादातर देखिए कि ज़्यादातर नीतियों में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। कोई भी सरकार किसी भी पार्टी की हो तो नीतियाँ लगभग थोड़ा बहुत अंतर रहता है, बाकी किसी भी पार्टी की भी सरकार हो नीति ज़्यादातर समान रहने की संभावना रहती है। और देखिए जो जो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट एकदम पावरफुल है, वही अपने जितने भी कार्यकारी लोग हैं उनको चुनना, मिनिस्टर्स को चुनकर बनाना, उन सब के लिए एकदम फ्री होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि यूएस के अंदर जो रिटायर्ड आर्मी जनरल्स होते हैं वही डिफेंस मिनिस्टर के तौर पे नियुक्त कर दिए जाते हैं। तो ये जितना भी पावर है वो सारा प्रेसिडेंट के पास में आ जाता है। और जो मेरिट है वो यहाँ पे काम करती है कि जो प्रेसिडेंट है वो लोगों को उनकी डोमेन नॉलेज या फिर डोमेन एक्सपर्ट को नियुक्त करने के लिए भी एकदम फ्री होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में देखें तो एनडीए जो 2 है इसके अंदर जो जयशंकर जी है उनको विदेश मंत्री के तौर पे, एक्सटर्नल फॉरेन रिलेशन के मिनिस्टर के तौर पे जो नियुक्त करा गया, इसलिए करा गया क्योंकि उनके पास जो काबिलियत है उनको उनका जो भारत सरकार है यूटिलाइज कर सके। तो जो मेरिट है वो इस व्यवस्था के अंदर और ज्यादा अच्छे से प्रयोग में लाया जाता है। अब देखिए जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है जिसके अंदर हमने बात करा कि सेपरेशन ऑफ पावर है, एसओपी, सेपरेशन ऑफ पावर है। सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल किस पे बेस्ड हुआ, डिवीजन ऑफ लेबर, कि ये जो काम है इस व्यक्ति का है और ये व्यक्ति अच्छी तरीके से कर सकता है। तो इससे क्या होगा, एफिशिएंसी आएगी, यानी कार्य कुशलता आएगी, दक्षता बढ़ेगी। इस व्यवस्था की ये सब गुण है। सिमिलरली कांग्रेस कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन लेजिस्लेशन विदाउट एक्सेसिव इंटरफेरेंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, कि इसी तरह से हम देखते हैं कि जो कांग्रेस है, जो कि पार्लियामेंट है वहां की, वो ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती, वो अपने लेजिस्लेशन पे काम करती है, वो एग्जीक्यूटिव के काम में इंटरफेयर नहीं करती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एकदम क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर या सेपरेशन ऑफ रोल, बैलेंस्ड वर्कलोड, सारी चीज हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, जिससे कि क्या होता है कि जो गवर्नेंस है उसके अंदर एफिशिएंसी आती है, यानी दक्षता आती है, और जो शासन है बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। और ये जो व्यवस्था है, मान लीजिए कोई इमरजेंसी हो गई या फिर जो डिसीजन मेकिंग के तौर पे भी देखे तो बहुत जल्दी ये डिसीजन लेने के स्थिति में होते हैं कि केवल प्रेसिडेंट को डिसीजन लेना होता है, जो भी अगर वो कंसल्ट करना चाहे जो बड़े बड़े एडवाइजर है तो कर सकता है, नहीं तो इधर जो डिसीजन लेना होता है वो बहुत जल्दी होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में पार्लियामेंट में मंत्रिमंडल, इन सब के माध्यम से डिसीजन को फॉर्म करा जाता है। ये देखिए जो लास्ट लाइन है क्या है, द यूनिफाइड कंट्रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द प्रेसिडेंशियल सिस्टम एनहांस ओवरऑल इफिशिएंसी इन गवर्नेंस,
कि इसके अंदर जो सारा जो कंट्रोल है वो राष्ट्रपति के पास आ जाता है, जिससे दक्षता बढ़ती है, डिसीजन जल्दी से लिया जा सकता है, और इससे क्या है, जो गवर्नेंस है बहुत जल्दी हो पाता है। अब देखिए इसी को आगे बढ़ते हुए चलते हैं कि देखिए जो प्रेसिडेंट सिस्टम है वो वेल सूटेड है इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए। क्यों? क्योंकि यूनिटरी कंट्रोल होता है, एक जगह पावर का कंसंट्रेशन होता है, डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है, इधर वॉरियस स्टेक होल्डर्स नहीं होते, कि यानी जो अलग अलग फैक्टर्स नहीं होते जो डिसीजन लेने को प्रभावित करते हो। एक व्यक्ति के पास पावर होती है और जो वो जल्दी से डिसीजन ले सकता है। जैसे कि कोई इमरजेंसी आपातकाल हो गया, या फिर युद्ध हो गया, या फिर कोई संकट आ गया, तो उस सिचुएशन के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो किसी की सलाह लिए बिना अपने विवेकाधीन कार्य या फिर डिसीजन या फिर नीति बना सकता है। यहाँ पे देखिए जो एग्जाम्पल है, जैसे जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का, उनकी लीडरशिप जो वर्ल्ड वॉर 2 में, कि किस तरीके से उन्होंने अपने शक्तियों का प्रयोग करते हुए डिसीजन लिया, और जो संकट के दौर में कैसे अमेरिका को बाहर निकाला, या फिर किस तरीके से उन्होंने आगे प्रशासन स्थापित किया। अब हम बात करते हैं जो राष्ट्रपति शासन प्रणाली है, यानी जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, उसके अवगुण या दोष क्या है। देखिए जो सबसे पहला जो दोष है, या फिर जो लगता है कि जो एक व्यक्ति के हाथ में जब पावर आ जाती है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है या प्रेसिडेंट होता है, वो कई बार तानाशाह या एटोक्रेट बन सकता है, या निरंकुश हो सकता है। तो सबसे पहला तो ये है उसका दोष। और दूसरा इसी से रिलेटेड ये है कि देखिए जो प्रेसिडेंट है एक बार नियुक्त हो जाता है 5 साल के लिए, 4 साल के लिए अपने ऑफिस में, तो उसका किसी का भय नहीं होता, ओपोजिशन नहीं होता, कोई विरोध नहीं कर सकता, और वो ओपोजिशन के डर से मुक्त होता है, तो वो मनमाने तरीके से फैसले या नीति निर्माण कर सकता है, या जिससे वो गैर जिम्मेदारान व्यवहार भी कर सकता है। आलोचक है एस्मिन, तो वो ये कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट सिस्टम एज अ एटोक्रेटिक, यानी जो राष्ट्रपति शासन प्रणाली है वो एक निरंकुश मानते हैं और खतरनाक है और गैर जिम्मेदार है। डेंजरस, इररेस्पॉन्सिबल ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन द प्रेसिडेंट्स हैंड। ठीक है, तो एक जो क्रिटिसिज्म ये भी लिख सकते हैं इनका नाम लिखकर, द प्रेसिडेंट इज नॉट डायरेक्टली अकाउंटेबल और आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर फॉर दियर एक्शन, क्रिएटिंग अ लैक ऑफ इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस फॉर आर्बिट्री बिहेवियर। देखिए कोई जो पार्लियामेंट है उसके प्रति वो जवाबदेह नहीं है, तो वो अपने मनमाने व्यवहार या तत्कालिक परिणामों जो भी अपनी मर्जी से वो काम कर सकता है, उसको वो क्योंकि जिम्मेदारी से उठा हुआ है, तो ऐसी संभावना है कि वो एक तानाशाह भी बन सकता है। कि महाभियोग यानी इम्पीचमेंट का रास्ता तो है, मगर रास्ता क्या है, बहुत कठिन है, इसको पास कराना बहुत कठिन हो जाता है। आरोप लगाना एक बार को आसान है, मगर उसको पास कराना बहुत कठिन हो जाता है। तो इम्पीचमेंट इज नॉट फिजिबल, यानी संभव नहीं हो पाता कई बार। देखिए एक और कमी जो ये है कि जो प्रेसिडेंसी सिस्टम में कि ये अपने आप को ठीक नहीं करता, ठीक है, सेल्फ करेक्ट नहीं करता, कि यानी जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट्री सिस्टम में है तो बहुत सारे मैकेनिज्म है। अगर मान लीजिए कोई जो प्रधानमंत्री है या मंत्री है कोई संविधान के विरुद्ध काम कर रहा है, तो बहुत सारे चेक एंड बैलेंस है, तो वो अपने आप को ठीक कर सकता है। मगर यहाँ पे जो सेल्फ करेक्शन है उसकी मैकेनिज्म की कमी है। केवल और केवल क्या है, मैकेनिज्म क्या है कि 4 साल बाद या 5 साल बाद इलेक्शन होगा तभी हम उस व्यक्ति को हटा सकते। दूसरा हम यही कह सकते हैं कि देखिए जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो एग्जीक्यूटिव है वो भाग लेता है, किसके अंदर, जो मंत्री है, प्रधानमंत्री है, वो सब लोकसभा के अंदर भाग लेते हैं। मगर इस व्यवस्था के अंदर जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर की कोई भी मिनिस्टर यानी जो राष्ट्रपति हो भाग नहीं लेती जो भी लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स है। राष्ट्रपति
चाहे तो उन अपनी क्रिटिसिज्म को सुन सकता है या नहीं सुन सकता, वो एक तरह से सरकार का सर्वे सर्वा होता है। और विपक्षी आवाज के साथ वो जिस तरीके के काम को करे, क्योंकि देखिए कोई आलोचना नहीं है, वो जिस तरीके से अपने नीतियों को निर्माण करता है उसको मानना पड़ता है। और यहाँ पे एकदम एक तरह से जो प्रेसिडेंट है वो एकदम फ्री होता है, उसको किसी के भी प्रति जवाबदेही नहीं होती, इसमें किसी भी तरीके की समस्या नहीं होती, वो अपनी नीतियों को बनाता है, लागू करता है। कई बार इन व्यवस्थाओं के अंदर एक डेडलॉक की सिचुएशन आती है। एक एक डेडलॉक की सिचुएशन आती है, यानी एकदम से रुक जाना, यानी काम काज एकदम रुक जाना। तो ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए दो है, जैसे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, तो ये कई बार एक दूसरे से अगर नहीं बनती है तो डेडलॉक की सिचुएशन आती है। तो वो कैसे हो सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि प्रेसिडेंट ने कांग्रेस को, अमेरिका के अंदर पार्लियामेंट को बोला कि इस पे लॉ बनाओ, कोई कानून बनाओ, जैसे डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन पे कोई लॉ बनाओ, और जो कांग्रेस है उस पे कोई लॉ नहीं बना रही है, ठीक है, तो एक ये हो जाएगा, या रिफ्यूज कर देती है। और दूसरी तरफ मान लीजिए कि कांग्रेस ने कोई लॉ बनाया है किसी दूसरे पॉइंट पे, जैसे चाइल्ड प्रोटेक्शन पे कोई लॉ बनाया है, तो हो सकता है कि प्रेसिडेंट उसे वीटो कर दे, ठीक है। और तीसरा क्या है कि मान लीजिए लेजिस्लेचर पास कर देता है, बट जो एग्जीक्यूटिव है उसे इन्फोर्स नहीं करे, ठीक है, उसको अप्रभावी कर दे उस कानून को। तो ये तीन परिस्थितियों में एक तरह से डेडलॉक आ जाता है कि इन स्थितियों में जो कार्रवाई है, जो शासन है, उसमें बाधाएं आती हैं, देरी होती है, और इससे क्या होता है, जो इफिशियंसी की बात करते हैं सिस्टम के अंदर, वो एफिशिएंट नहीं हो पाता, कार्य कुशलता नहीं आ पाती, दक्षता नहीं आ पाती। तो ये डेडलॉक की सिचुएशन से भी बचना। देखिए कुछ दोष के अंतर्गत ही हम कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है अमेरिका के अंदर, उसकी कुछ वीकनेसेस भी है। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति ने कोई ट्रीटी को साइन कर लिया, मगर उसे सीनेट ने पास ही नहीं करा, तो ये भी एक कठिनाई है, सीनेट उसे रेटिफाई नहीं करती। मान लीजिए कोई अपॉइंटमेंट है, कोई फेडरल अपॉइंटमेंट है, तो उस अपॉइंटमेंट को अप्रूव नहीं करा, कोई इंटरनेशनल ट्रीटी को अप्रूव नहीं करा, तो ये सब वीकनेसेस भी है, क्योंकि सीनेट से अप्रूव कराना होता है, ठीक है। जितना भी युद्ध के अंदर जितना भी खर्चा होता है, इन सब का जितना भी एक्सपेंसेस है, वो सबको जो पार्लियामेंट है उससे पास कराना पड़ता है। और कई बार ऐसी परिस्थितियों में हम देखते हैं कि एक तरह से राष्ट्रपति पे रोक लगाने की कोशिश भी करी जाती है, या फिर उसको नियंत्रित करने की भी कोशिश करी जाती है। जैसे कि जो प्रेसिडेंट है वो दूसरी पार्टी का है, जो कांग्रेस है, जो कि जिसमें सीनेट और लोअर हाउस जो है वो, उसमें कोई दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट है। तो ऐसे में क्या होता है, दोनों के बीच में क्लैशेस होते हैं कि कई बार जो सीनेट है, जो पार्लियामेंट है, वो अप्रूव नहीं करती है। और केवल मान लीजिए कि जो एग्जीक्यूटिव है वो केवल और केवल रिक्वेस्ट कर सकती है कि इस पे कानून बनाया जाए, वो जबरदस्ती किसी चीज पे कानून नहीं बनवा सकते, केवल और केवल रेकमेंड कर सकती है। कानून बनाना या नहीं बनाना वो लेजिस्लेचर के ऊपर या लेजिस्लेचर के हाथ में, ठीक है। तो जो लेजिस्लेचर है, जिसे कांग्रेस बोला जाता है अमेरिका के अंदर, वो कानून बनाती है, और जो एग्जीक्यूटिव है, जो कि सरकार चलाते हैं, जो नीतियां बनाना है या सरकार को किस दिशा में ले जाना है, किस तरीके का, किससे साइन करना है, किससे संबंध बनाने हैं, ये सारा काम एग्जीक्यूटिव करते हैं। कहाँ पे कितना खर्चा होगा, क्या होगा, ये सारा के अंदर। और कई बार क्या होता है कि जो कांग्रेस है या फिर जो पार्लियामेंट है, वो प्रेसिडेंट के उससे ज़्यादा अग्री नहीं करती, कई बार उसकी रिक्वेस्ट को नहीं मानती। तो इससे क्या होता है, जो क्लैशेस होते हैं, जो कन्फ्लिक्ट होते हैं, वो सामने प्रस्तुत होते हैं।
ये आप देख सकते हैं, एक और देख सकते हैं जो कि न्यूटन की बुक का है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम जो कि यूएस मॉडल है, और वो जो पार्लियामेंट्री है, वर्ल्ड स्टेबल डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री सिस्टम, जितनी भी स्टेबल गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करती है। सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल डेमोक्रेटिक थ्योरी, कि एक तरह से एसओपी पाया जाता है, सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। फ्यूजन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव कैन क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव गवर्नमेंट, की देखिए यहाँ पे दोनों का जो एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर का है, दोनों का फ्यूजन है, दोनों एक तरह से भाई भाई हैं, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कई बार अगर अच्छा तालमेल है तो बहुत अच्छा प्रशासन दे सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी पार्टी के पास पूरा बहुमत है, वही पार्टी पार्लियामेंट में है, उसी की सरकार है, तो कई बार बहुत अच्छा काम कर पाती है। डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मींस डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट टू द पीपल, कि अगर डायरेक्ट इलेक्शन है प्रेसिडेंट का तो डायरेक्टली वो किसके प्रति उत्तरदायी है, लोगों के प्रति उत्तरदायी है। और डायरेक्ट चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम वोटर्स टू पार्लियामेंट टू कैबिनेट टू प्राइम मिनिस्टर, इधर हमें दिखता है कि एक तरह से डुअल, एक तरह से चैन के तौर पे हमारी अकाउंटेबिलिटी है कि जो एमपी है उसको पार्लियामेंट के प्रति, जो मान लीजिए कोई मिनिस्टर है तो उसे पहले प्रधानमंत्री के प्रति जिम्मेदार होगा, फिर जब वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पार्लियामेंट के प्रति, तो एक तरह से चैन के तौर पे हमें इधर अकाउंटेबिलिटी दिखती है। जैसे मैंने बताया गया, मान लीजिए अगर कन्फ्लिक्ट होता है तो एक तरह से डेडलॉक की सिचुएशन आ जाती है कि एकदम काम खत्म हो जाता है, एकदम रुक जाता है। इधर मान लीजिए कि एक ही पार्टी की सरकार है और वही उसी का ज़्यादा भरपूर समर्थन मिला हुआ है, तो कई बार वो डिक्टेटरशिप मेजोरिटी की तरफ भागता है, मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट स्थापित करता है, बहुसंख्यक सरकार स्थापित करता है, और कई बार पार्टी डिक्टेटरशिप भी या पार्टी का एक डिक्टेटरशिप भी इस्टेब्लिश होता है। इस व्यवस्था के अंदर मान लीजिए अगर कोई प्रेसिडेंट अगर शक्तिशाली नहीं है तो कई बार वो ऑफिस जो है वो क्या होता है, ठंडा पड़ जाता है, वो ठीक से काम नहीं करता। और पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर क्या है कि अगर पार्लियामेंट में आपके पास मेजोरिटी नहीं है तो आपकी सरकार नहीं है, एकदम खत्म। फ्यू प्रेसिडेंशियल सिस्टम हैव सर्वाइव्ड लॉन्ग, कि देखिए इसके रिजल्ट बहुत कम है, बहुत कम ही जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है जो सक्सेसफुल हुए हैं, जो कि हमें दिख रहा है कि अमेरिका है जो अभी भी क्रियान्वित है। और पार्लियामेंट्री तो आपको पता ही है, लगभग ज़्यादातर देश जो हैं वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा अपने जितने भी मित्र संबंधी से। बहुत बहुत धन्यवाद।